वो क्या करे ना कि खुशबू फूलों से होती है, खुशबू फूलों से होती है, आपकी सफलता आपकी मेहनत और लगन से होती है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की जो है मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ने कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है। 1023, 1024, 1025 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 1023। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने योजना शुरू की है। पश्चिमी बंगाल उन राज्यों में से एक है जिसने इस योजना को शुरू नहीं किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी, जिसमें 1572.86 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाना है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। मामले के और अधिक कड़े प्रावधान और त्वरित सुनवाई और निपटाने के लिए आपराधिक कानून अधिनियम 2018 अधिनियम किया गया था, जिसमें बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। इसमें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना हुई। ये समर्पित अदालतें हैं जिनमें न्याय की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। नियमित अदालतों की तुलना में उनके पास बेहतर निकासी दर है और त्वरित परीक्षण करती है। पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा यह यौन अपराधों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैदियों को क्षमा निम्न में से कौन कर सकता है। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कैदियों को क्षमा कौन कर सकता है। ऑप्शन है आपका ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए राज्यपाल। आइए जान लेते हैं। 3 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ़ कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A के तहत दिए गए प्रावधानों को ओवरराइड करती है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल अपने दम पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा को माफ़ करने, राहत देने या सजा देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 433A के बारे में। अब धारा 433A में कहा गया है कि 14 साल की जेल के बाद ही कैदी की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संहिता की धारा 433A संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत समाधान देने की राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है और न ही प्रभावित करता है।
ऐसी शक्ति संप्रभु की शक्ति के प्रयोग में है। हालांकि राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति NV रमन। ओके, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है भाई? NV रमन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? जो रवि कुमार दहिया है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है भाई? कांस्य, रजत, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं, तो बी इन्होंने जीता है रजत। आइए जान लेते हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जूवर युग्वे से हारकर रजत पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है और अभियान का दूसरा रजत पदक है। रवि कुमार, KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय पहलवान हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BRO ने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? 1300, 500, 13,500, 19,300 या 14,000 और डी है इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा इसका ऑप्शन बी 19,300 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया है। आइए जान लेते हैं। जो BRO इसका मतलब होता है सीमा यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर उसे काला कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क 19,300 मीटर की ऊंचाई पर है, फीट की ऊंचाई पर, सॉरी। यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। पूर्वी लद्दाख के सुमूर सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली यह सड़क अपने आप में उमलिंग ला दर्रे से होती हुई 52 किलोमीटर लंबी टर्मैक है। उमंगलिंग ला दर्रे जैसी जगह पर बुनियादी ढांचे का विकास कठिन इलाके और बेहद कम तापमान के कारण मुश्किल है। सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य की तुलना में लगभग 50% कम है। तिब्बत में उत्तरी आधार 16,900 फीट है, जबकि नेपाल में दक्षिणी आधार शिखर 17,558 फीट है। माउंट एवरेस्ट का शिखर 29,000 फीट से थोड़ा अधिक है। सड़क का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई से काफ़ी ऊपर किया गया है, जो कि 17,700 फीट है। लेह में खारदुंग ला दर्रा 17,582 फीट की ऊंचाई पर है। इसके साथ ही भारत ने बोल्विया के 18,953 फीट की ऊंचाई की सड़क के रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया है। BRO के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO का मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में और BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडियन एवेजन पुलवामा किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है आपके मन्नू भास्कर, तन्नू भास्कर, सी मन भट्ट और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका, मन भट्ट की। आइए जान लेते हैं। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेजन पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मन भट्ट द्वारा लिखी गई है। प्रकाशक के अनुसार एरसी थ्रिलर एड्रेनलिन पुशिंग एक्शन के साथ पाठकों की देशभक्ति को तेज कर देगा, जबकि इन्हें सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना से भर देगा। अब पुस्तक 2
युगंतरकारी घटनाओं के अपने विस्तृत विवरण में दुर्भाग्यपूर्ण सीआरपीएफ बस के हिट होने से पहले के क्षणों से लेकर कॉकपिट तक जहां से स्टीम बम चलाए गए थे और उन 12 महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या हुआ सब कुछ कैप्चर करने का दावा करती है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद यह हमला किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता दिवस के अतिथि कौन होंगे? पीएम मोदी ने जो है स्वतंत्रता दिवस के अतिथियों की घोषणा की है, तो वो कौन होंगे? भारतीय राष्ट्र दल, भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल या भारतीय ओलंपिक दल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इसका भारतीय ओलंपिक दल। ओके, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। पीएम मोदी ने पूरे आयोजन में ओलंपियनों का समर्थन और प्रोत्साहन किया। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और भारत को गौरवान्वित करने वालों की सराहना भी की है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला आईएनएस बना है? तो ये कौन सा है भाई जो बना है? ऑप्शन ए है आपका रुद्र, बी है खंजर, सी है आकाश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा बी खंजर। आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। जहाज की यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को बढ़ाना और जागरूकता फैलाना था। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। जहाज की यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को बढ़ाना और जागरूकता फैलाना था। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हैवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है आपका 6 लाख, बी 7 लाख, सी 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ऑप्शन ए 6 लाख। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित हैवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2019 को अपने वित्तीय स्थिति के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण में अन्य बातों के साथ साथ बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडारण को
क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कंपनी की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा और सी केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई ए मध्य प्रदेश। आइए जान लेते हैं। पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा, ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है। उन्होंने 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें लिखी और उन्हें कविता संग्रह, जिनमें मेरी कविता मेरे गीत शामिल है, ने उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है उन्होंने जीता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी.आर. राव स्वर्ण पदक पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? तो आप जो है पिक भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका जगदीश भगवती, बी सी रंगराजन और सी है ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका राइट सी, ये दोनों हैं। ओके, चलते हैं और जानते हैं। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रोफेसर सी.आर. राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों का चयन किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और सी रंगराजन को उद्घाटन प्रोफेसर सी.आर. राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर है, जबकि सी रंगराजन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। पुस्तक के बारे में क्या है? TIES ट्रस्ट ने पुरस्कार विजेताओं को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक जूरी का गठन किया था। जूरी की सिफारिशों के आधार पर इसने 2 प्रतिष्ठित विद्वानों को उद्घाटन पुरस्कार देने की घोषणा की। मात्रात्मक अर्थशास्त्र और आधिकारिक आंकड़ों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए भारतीय मूल के विद्वानों को 2 साल में 1 बार पदक जो है प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति VN कनाडे कहाँ के लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके बॉम्बे, बी गोवा, सी दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए बॉम्बे। तो इसका राइट है भाई ए बॉम्बे के। आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VN कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र लगभग 1 साल तक पूर्णकालीन लोकायुक्त के बिना था। पिछले लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी ने अगस्त 2020 में अपने कार्यकाल पूरा किया था। लोकायुक्त के बारे में, लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल है। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी
या निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे लोकायुक्त को कर सकते हैं, जिन्हें शीघ्र निवारण का काम सौंपा जाता है। लोकायुक्त एक प्रहरी की तरह काम करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 1 साल से लोकायुक्त नहीं था और इससे पता चलता है कि सरकार पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक नहीं है। लोकायुक्त पद सरकार पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण है और 2015 और 20 के बीच आदमियों के लिए एक सहारा बन गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भूकंप निवारण जो है ऐप का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। आइए जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ में इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। परियोजना प्रस्ताव को उत्तराखंड सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया था। अब ऐप के बारे में, लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट भारत का पहला भूकंप एवं पूर्व चेतावनी ऐप है। भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और पड़ोस में भूकंप की घटना के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है और जीवन के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए स्थान पर आने और तीव्रता के अपेक्षित समय के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुमार मंगलम बिड़ला ने किसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है? ऑप्शन है आपके ए वोडाफोन, बी आइडिया, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी ए और बी दोनों के। आइए जान लेते हैं। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है। VI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से हिमांशु कपानिया वर्तमान में एक गैर कार्यकारी निर्देश को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। अब कौन है? हिमांशु कपानिया आदित्य बिड़ला समूह के नामांकित व्यक्ति 25 वर्षों के अनुभव के साथ एक दूरसंचार उद्योग के दिग्गज है। उन्होंने 2 साल के लिए ग्लोबल GSM बोर्ड में काम भी किया है और 2 साल के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वर्तमान में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर फिक्की परिषद के अध्यक्ष है। अब जान लेते हैं। आदित्य बिड़ला समूह के संस्थापक है सेठ शिव नारायण बिड़ला। आदित्य बिड़ला समूह की स्थापना हुई थी 1857 में। आदित्य बिड़ला समूह का मुख्यालय है भाई मुंबई में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुष हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए कांस्य पदक। आइए जान लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता।
कांस्य पदक जीतने से पहले भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था, जब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण जीता था। समरनजीत सिंह ने ओआई हॉकी स्टेडियम में भारत के लिए 2 गोल किए। साथ ही हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने भी स्कोर शीट में अपना नाम जो है जोड़ा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत और विश्व बैंक ने कितने मिलियन की परियोजनाओं पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? 250 मिलियन, 350 मिलियन और सी 200 मिलियन और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 250 मिलियन पर। आइए जान लेते हैं। विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दूसरा, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना समझौता विश्व बैंक, भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में लगभग 120 बांध बनाए जाएंगे। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्य या एजेंसियों को परियोजनाओं में जोड़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण उपायों जो DRIP 2 का समर्थन करेंगे उन्हें बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन शामिल है, जो जलवायु लचीलापन के निर्माण में योगदान देंगे। कमजोर डाउनस्ट्रीम समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के लिए तैयार करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्य योजना की तैयारी और कार्यान्वयन और फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी पूरक राजस्व सृजन योजना का संचालन होगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपस। ओके, तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। कृपया कमेंट में अपना सजेशन हमें ज़रूर दें। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।